नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे वीडियो के साथ, जहां आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, टर्म्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये टर्म्स को, इन वर्ड्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा कुछ है कि आप मान लीजिए किसी और व्यक्ति के घर में रहने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि घर में कौन रह रहा है, कौन कौन क्या है, कौन किस पद पे है, किसका क्या नाम है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसी तरह, क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो आगे जाके आप एक्ट में फंस जाएंगे और फिर ऐसे ही आपको भागना पड़ जाएगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन चीज़ें क्या हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें, ये वर्ड्स, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके बारे में जानना। इसलिए हम आज के इस वीडियो में इन टर्म्स के बारे में, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिए गए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले सेक्शन 2A में बताया गया है प्रपोजल के बारे में। तो प्रपोजल के बारे में इसमें ऐसा लिखा गया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू obtaining the assent of that person to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक व्यक्ति, एक बंदा किसी दूसरे बंदे के समक्ष अपनी इच्छा को जाहिर करता है, अपने अंदर जो कुछ है वो भड़ास निकाल के बोलता है कि भैया हमने ये काम करना है, तो वो काम करने के लिए या उस काम से विरत रहने के लिए, उस काम से अलग रहने के लिए, वो सामने वाले व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, उसकी एसेंट, उसकी कंसेंट को प्राप्त करने के लिए जब वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, तो ऐसी प्रकार की इच्छा के जाहिरीकरण को, इस तरह के जाहिर करने के तरीके को कहते हैं कि वो प्रपोजल दे रहा है, वो ऑफर कर रहा है। सेक्शन 2B के अंतर्गत बताया गया है प्रॉमिस के बारे में। तो प्रॉमिस में ऐसा बताया गया कि व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। यानी कि जब एक व्यक्ति जिससे उस प्रपोजल को किया गया है, उस प्रपोजल के मतलब जिसके सम्मुख प्रपोजल रखा गया, ऑफर रखा गया है, वो उस ऑफर के सिलसिले में अपनी एसेंट दे देता है, अपनी स्वीकृति दे देता है, उसमें हामी भर देता है, तो वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट माना जाता है, स्वीकार माना जाता है कि स्वीकार कर लिया गया है। और भैया जब प्रपोजल हो जाएगा स्वीकार, तो ये बन जाएगा प्रॉमिस। सेक्शन 2C में बात की गई है प्रॉमिसर के बारे में और प्रॉमिसी के बारे में। तो यानी कि जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है, उसको कहा जाएगा प्रॉमिसर। और जिसको दिया जा रहा है, जिससे कि इच्छा उनकी लेनी है, उनसे एसेंट लेना है, उनकी स्वीकृति लेनी है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा प्रॉमिसी। 2D में बताया गया है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। यहाँ पर बताया गया कंसिडरेशन के बारे में या प्रतिफल के बारे में। तो प्रतिफल के बारे में ये कहा गया है कि जब प्रॉमिसर अपनी डिज़ायर को जाहिर करता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है, तो उसकी इच्छा पर जब सामने वाला जो प्रॉमिसी है वो कुछ कर देता है या करने से अलग रहा होता है, मतलब ये चीज़ पास्ट में हो चुकी होती है, या कर रहा होता है, करता है, या करने से अलग रह रहा होता है प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर में कुछ करने का वादा करता है या ना करने का वादा करता है कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे, तो ऐसा जो पूरा एक्ट है या एक्ट मतलब पूरा एब्सटिनेंस है, कार्य से विरत रहना जो है, वो कार्य से अलग रहना जो है, इस चीज़ को, जो ये वादा है, इसको कहा जाएगा कंसिडरेशन। उस वादे के बदले जो वादा होगा उसको कंसिडरेशन कहा जाएगा। यही चीज़ बताई गई सेक्शन 2E में, जहाँ पर यह बताया गया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises
फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट क्या होगा भाई, एग्रीमेंट की डेफिनेशन देते हुए इसमें ऐसा बताया गया कि हर एक प्रॉमिस, हर एक वचन या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर वचनों का एक समूह जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन को बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो वो कहा जाएगा एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस में कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 2F बताता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में, और ये वही है भाई, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब ये हुआ जहाँ पर एक प्रॉमिस में दोनों साइड से कंसिडरेशन आता है, यानी कि इधर से भी कंसिडरेशन है, इधर से भी प्रतिफल है और उधर से भी प्रतिफल है। तो ये क्योंकि दोनों साइड से प्रतिफल है इसलिए ये प्रतिफल हो जाएंगे रेसिप्रोकल। ठीक है। सेक्शन 2G बताता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि वॉइड कौन है, तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। यानी कि वो सारे एग्रीमेंट जिनको लॉ के द्वारा प्रवर्तन नहीं करा जाता, फोर्स में नहीं लाया जा सकता, उनको इफेक्ट में नहीं लाया जा सकता, तो ऐसी तरह के जो एग्रीमेंट है उनको वाइड माना जाएगा। इसके उलट एकदम से सेक्शन 2H में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो सारे एग्रीमेंट जिनको कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा प्रवर्तन में लाया जा सकता है, तो उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट सेक्शन 2I में बताया गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि एन एग्रीमेंट विच is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। यानी कि वो एग्रीमेंट, जैसे इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आप ऐसा समझिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो शुरुआत में तो वैलिड होते हैं, लेकिन बीच में पता चलता है कि भाई कोई गड़बड़ हो गई, इसमें कोई मामला हो गया, माजरा हो गया है, तो ये वॉइड होने की स्थिति में आ जाता है। तो ये वॉइड कब होंगे, ये उस पार्टी की एसेंट पे, उस पार्टी की इच्छा पर वॉइड होंगे जिनका नुकसान हुआ है, जो भी यहाँ पे भाई झेल गए हैं, तो उनकी इच्छा पर जब उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसको वॉइड घोषित कराया जा सकता है, तो ऐसे तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको वॉइड एबल कराया जा सकता है, वाइड होने के लायक हैं, उनको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी आपके जानने के लायक वस्तु नहीं है। तो ये था हमारे इंटरप्रिटेशन क्लाउज के अंतर्गत दिए गए जो भी डेफिनेशन, जो भी टर्म्स, जो भी वर्ड्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा प्रयास आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो साझा ज़रूर करिए। धन्यवाद।